हेलो एवरीबॉडी, पीछे देख सकते हो अपनी किया सेल्टॉस। और ये वाला जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ना, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मेनली अपना जो इंश्योरेंस होता है गाड़ी का, उसके रिलेटेड। क्योंकि आप में से बहुत लोग मेरे से यही सवाल पूछ रहे थे कि तेरा जो इंश्योरेंस क्लेम है उसका क्या हुआ, कितना परसेंट तेरे को क्लेम मिला, कितना नहीं मिला। आपके बहुत सारे वैलिड क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो में सब कुछ मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूं। और जो अपनी इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, इनकी जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कराने से पहले इनका बिहेवियर, और जब आप क्लेम लेने जाते हो तब इनका बिहेवियर में कितना डिफरेंस आता है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और ये भी बताने वाला हूं कि कैशलेस कवरेज होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से शायद मेरे को भारी नुकसान, यहाँ पे मोटा नुकसान हो सकता है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने दिखाया था कि अपनी गाड़ी की जो बम्पर वगैरह है ये खुली पड़ी थी, और मैंने आपको गेस करने बोला था कि आप बताओ गाड़ी में क्या काम हो रहा है। तो बहुत भाइयों ने बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे गेस किए थे, और वो वाला वीडियो मैं इस वीडियो के पहले ही डाल देता। बट दिक्कत क्या हुआ, उस वीडियो का जो फाइल्स है ना, जो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, वो हो चुका है भाई करप्ट। अब उसको रिट्रीव करने की कोशिश जारी है। तो यही मेरे को आपको थोड़ा सा अपडेट देना था कि वो वीडियो अभी तक इसीलिए नहीं आई, और अगर रिट्रीव हो जाती है तो शायद मैं अपलोड कर दूंगा। तो सिंस अपना इंश्योरेंस पे टोटल ये वाला वीडियो होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपको जानना है कि आपके कार के लिए कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट है, दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट डाल सकते हो। हमारी जो कंपनी है पिटलेन, हम लोग कार कंसल्टेशन सर्विस, नई कार की पीडीआई सर्विस, प्लस प्रॉपर गाइड फॉर न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी भी हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं, ताकि आपका जो पैसा है वो गलत कंपनी के गलत पॉलिसी पे वेस्ट ना हो, और बिल्कुल जो सही आपके कार के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एड ऑन्स है वो आप ले सको। एंड मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मेरा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई भी टाई अप नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने कमीशन के लिए आपको कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी सजेस्ट करूंगा। बिल्कुल प्रॉपर आपकी रिक्वायरमेंट समझते हुए मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आपके कार और आपके एरिया के हिसाब से बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी किस कंपनी से आपको लेना चाहिए। तो वेट मत कीजिए, दिए हुए व्हाट्सएप टेक्स्ट पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और आपके साथ 1-to-1 एक वीडियो कॉल पे हम लोग डिस्कस करने वाले कि आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी होनी चाहिए। तो चलो बिल्कुल एकदम शुरुआत से आपको सब कुछ बताते हैं। तो मेरी गाड़ी डूबी थी लगभग कितना 23 सितंबर को। उस दिन से मैं लगातार अपना जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उसको कॉल कर रहा था, और फाइनली जाके जो सर्वेयर है ना, इंश्योरेंस का जो सर्वेयर है, बेसिकली वही अप्रूव करता है कि आपकी टोटल लॉस होने वाली है या फिर रिपेयर होने वाली है A to Z। वो सर्वेयर मेरे को एलोकेट हुआ था 29 सितंबर को। जी हाँ, गाड़ी डूबने के 6 दिन बाद फाइनली उन्होंने मेरे को सर्वेयर एलोकेट किया था। अरे बातों बातों में तो मैंने आपको जो मेरा इंश्योरेंस प्रोवाइडर उसका नाम बताना ही भूल गया। उसका नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो वो बेसिकली अपना ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो उन लोगों से मैंने अपना पॉलिसी इसीलिए रिन्यू करवाया था क्योंकि जो प्रीमियम अमाउंट था वो काफ़ी कम वो लोग चार्ज कर रहे थे। मैंने 13,000 रुपये में उनसे जो पॉलिसी प्रीमियम है वो रिन्यू करवाया था, और बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो लगभग 18,000 से 20,000 के बीच में वो लोग प्रीमियम दे रहे थे। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मैंने इनसे जो पॉलिसी है वो रिन्यू करवाया था। बट एक चीज़ मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि इन लोगों का, आई मीन न्यू इंडिया एश्योरेंस का कैशलेस टाई अप पूरे वेस्ट बंगाल में है ही नहीं है। केवल सिर्फ 2 गराजेस के साथ, वो भी गाँव के किसी नुक्कड़ में, बिल्कुल कोई लोकल से बिल्कुल रद्दी टाइप के जो गराजेस होते हैं, केवल 2 ऐसे रद्दी टाइप के गराजेस के साथ उनका टाई अप था। अब देखो, मेरे को तो मालूम नहीं था कि कभी भी मेरे को क्लेम लेना पड़ जाएगा। इतना बड़ा क्लेम तो जिंदगी में नहीं सोचा था कि पूरी गाड़ी डूब जाएगी, ऐसा कुछ। बट जो भी हो, अब मेरे को महसूस हो रहा है कि यार मैंने क्यों ये किया। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो 29 सितंबर को, यानी 6 दिन बाद सर्वेयर एलोकेट हुआ। वो मेरे पास आया, उसने गाड़ी का असेसमेंट किया, सब कुछ मैंने बताया। देखो भाई, गाड़ी अपनी पूरी डूब चुकी थी, छत के ऊपर पानी था, 24 घंटे से ऊपर गाड़ी पूरी पानी के नीचे थी। अब मेरे बिल्डिंग में बाकी जितने सारे गाड़ियाँ थी ना, लगभग सभी गाड़ियों का, बाकी जो कंपनी के सर्वेयर थे उन्होंने सारा गाड़ी का टोटल लॉस कर दिया था। क्योंकि ऑब्वियसली भाई, जनरली कंपनीज का रेकमेंड करती है अगर आपके बोनेट के ऊपर तक पानी चला जाता है ना, तभी टोटल लॉस कर देती है, और ये तो पूरी गाड़ी डूब चुकी थी। बट फिर मेरा जो अपना न्यू इंडिया का सर्वेयर, उसने क्या किया, उसने टोटल लॉस नहीं किया, वो रिपेयर की तरफ पुश कर रहा था। तो उसने बोला आप किसी गराज पे ले जाओ, ये चीज़ें करो,
अब बहुत सारे उसने मेरे को चेकलिस्ट दिए थे कि ये अगर आप करते हो तो गाड़ी आपकी बच जाएगी, कम खर्चे में आपकी रिपेयर हो जाएगी। तो उस वक्त आप समझ सकते हो खुद की भी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, इतना बड़ा ट्रेजेडी अपने साथ हो ही गया था। तो हमने भी, जब सर्वेयर ने कॉन्फिडेंस दे दिया तो हमने भी कर ही दिया, क्योंकि टोटल लॉस में नुकसान तो अपना ही है ना। 16.5 लाख की ये गाड़ी हमने ली थी, गाड़ी की आईडी भी थी 9 लाख रुपए। तो गाड़ी को चलाया था हमने मात्र 3.5 साल, तो 3.5 साल में लगभग 7.5 लाख गाड़ी की जो वैल्यू है वो डाउन हो रही थी। तो लॉस तो अपना ही हो रहा था, तो अगर कम खर्चे में रिपेयर ही हो जाती तब दिक्कत क्या है इसमें। तो इसीलिए हमने रिपेयर के लिए इसको पुश किया, क्योंकि सर्वेयर ने खुद हमको ये बोला था। तो उसने फोटो वीडियो वगैरह सब कुछ लिया, डन। उसके बाद सूजर्स ऑटो स्पा पे ऑब्वियसली मैंने रिपेयर करवाया। मेरा ये कैशलेस नहीं था ना, पूरा जो रिपेयर है मेरे को खुद अपनी जेब से भरना पड़ा था। तो एग्जैक्टली कितना खर्चा लगा है पूरे रिपेयर में, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। यहाँ पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो उसमें मैंने A to Z पूरा खर्चा बताया कि कौन कौन से पार्ट यहाँ पे चेंज हुए, सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया है। और गाड़ी मेरी लगभग 4 महीने सूजर्स ऑटो स्पा में खड़ी थी, मतलब पूरा जो अपना रिपेयर प्रोसेस है वो 4 महीने तक चली थी। तो अब इंश्योरेंस जो अपना सर्वेयर है उसका तो एक बार फर्ज बनता है ना, जब 4 महीने से गाड़ी एक वर्कशॉप पे रिपेयर हो रही है, तुम एक बार बीच में आ जाओ, तुम देख लो कि गाड़ी का क्या सीन है। तुमको अगर कुछ फोटो वीडियो लेना है, क्योंकि वो मेरे को बार बार बोल रहा था गाड़ी का जो भी काम हो रहा है A to Z सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है, फोटो लेना है, वीडियो लेना है। अब देखो, मैंने अपने चैनल पे गाड़ी का लगभग सब कुछ ही यूट्यूब पे दिखाया है, बट मैं भी खुद कितना सारा चीज़ रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मतलब एक एक स्क्रू टाइट होना, एक एक फ्लूइड डालना, सब कुछ तो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है ना, सब कुछ काम धंधा छोड़ के मेरे को भी वहाँ पे जाने के लिए। तो इसीलिए मैंने सर्वेयर को बोला था अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप खुद एक बार जाना, आप खुद देखना कैसे काम हो रहा है क्या नहीं, आपके अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ फोटो वीडियो लेना है आप खुद जाके वहाँ पे ले सकते हो। मैं अपनी ओर से तो कोशिश कर ही रहा हूँ, जितना मेरे से हो सके मैं कर दूंगा, बहुत बढ़िया। बट 4 महीने में उसने एक बार भी वर्कशॉप पे जाके विजिट करना सही नहीं समझा। मेरे को ही उसको 3-4 बार कॉल करके बताना पड़ा कि भाई मेरा ये स्टेटस है, गाड़ी का इतना प्रोग्रेस हुआ है, तुम अपनी ओर से सब कुछ जो तुम्हारा क्या बोलते हैं रिपोर्ट बनाना वो सब जारी रखो, गाड़ी होते ही मैं तुमको बता दूंगा। सब कुछ मेरे एंड से मेरे को करना पड़ा। और सर्वेयर वो है, उसको मेरे को फॉलो अप करना चाहिए था, है ना, क्योंकि पैसे मैंने दिए इंश्योरेंस प्रीमियम के, उसने तो मेरे को पैसे नहीं दिए। हो गया डन। फिर मेरी गाड़ी रेडी हो गई थी कब, 29 जनवरी को। 29 जनवरी को मेरी जो गाड़ी है रेडी हो गई, मेरे को डिलीवरी मिल गई। डिलीवरी मिलते ही सबसे पहले मैंने जो कॉल लगाया अपने सर्वेयर को लगाया कि बॉस गाड़ी मेरी फुल्ली रेडी हो चुकी है, आप एक बार आ जाओ, फाइनल इंस्पेक्शन कर लो, फिर जो अपना क्लेम प्रोसीजर है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। उसका कहना था कि अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, इस हफ्ते मेरा तो नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट वीक करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी करो, क्योंकि इंश्योरेंस के इस प्रोसीजर में टाइम तो लगता है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पूरा फ्री हो जाना, इस झंझट से मैं जल्द से जल्द निकलना चाहता हूँ। तो उसने बोला नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक ना उसका कोई कॉल आया, ना उसका कोई भी रिमाइंडर आया। तो मेरे को इसको कॉल करके बोलना पड़ा कि भाई नेक्स्ट वीक तो आ गया, तुम तो आने वाले थे। फिर वो बोलता है मैं तो भूल ही गया था, बहुत सारा मेरा काम है, आप समझ ही सकते हो। मैंने कहा ठीक है, काम आपका है, मैं भी समझ ही सकता हूँ, बट आपको मेरा भी तो समझना पड़ेगा। 4 महीने से मेरी गाड़ी चल रही है और एक सीरियस इशू है भाई, पूरी पानी में डूबी हुई गाड़ी, तो आप समझ ही सकते हो। तो उसने बोला ठीक है। ऐसा करते करते टालते टालते लगभग उसने और 7-8 दिन लगा दिए। तो फाइनली उसने मेरे को दर्शन दिया, मतलब बिल्कुल साक्षात प्रभु मेरे दर्शन में आए। यही मैं कहना चाहूँगा, भगवान मिलना ज़्यादा ईजी है, बट इसको मिलना क्या ही बताऊँ। गाड़ी डिलीवरी के लगभग 15 दिन बाद वो फाइनली आया, और आते ही उसका जो एटीट्यूड मैंने देखा ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना उसमें अकड़, इतना एटीट्यूड। ये इंश्योरेंस कंपनीज इतने बड़े क्या होते हैं, वो होते हैं डैश, आप खुद फील कर लो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जब पैसे लेने की बारी होती है ना, तब आपके बिल्कुल पैर वो चाट देंगे, आपको फ़ोन कर करके इतने पोलाइट तरीके से बात करेंगे, सर आप हमसे ही रिन्यू करवा लो, आपका पॉलिसी एक्सपायर हो रहा है, दिस एंड दैट, हम आपको सब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सब कवरेज देंगे, बिल्कुल हैसल फ्री आपको रखेंगे। जब पैसे लेने की बारी होती है और जब क्लेम में पैसे उनको देने की बारी होती है ना, तब उनका जो असली रंग है, चमड़ी के नीचे जो असली रंग है, तब उनका निकल के आता है। तो ऐसे एटीट्यूड, ऐसे रवैये में वो आया जैसे कि क्या ही वो है, जैसे वो कोई फिल्म स्टार है, मैं कोई रास्ते का कोई हूँ, ऐसा उसका एटीट्यूड था। फिर वो मेरे को बोलता है इस तरह, इस टोन में, बिल्कुल गाड़ी का जो पुराना पार्ट है सब निकाल लो। मैंने बोला देखो भाई, आधे पार्ट जो मैंने सेकंड हैंड लगवाए हैं वो तो सारे एक्सचेंज में करवाए, तो जितने हैं, जितने में वहाँ पे रखे हुए थे जो छोटे मोटे सेंसर वगैरह थे, वो हमने निकाले। उसने फ़ोटो वोटो लिया, फिर जितना सारा हेडलाइट वेडलाइट बैटरी जो कुछ चेंज हुआ, सब कुछ जितना वहाँ पे पड़ा हुआ था सब कुछ उसने फ़ोटो लिया।
अब देखो, हेडलाइट जो है वो मैंने सेकंड हैंड अपना लिया था, क्योंकि आपको पता ही है मैंने क्यों सेकंड हैंड लिया था। हर वीडियो में बोल बोल के मैं पागल हो चुका हूँ, फिर भी लोग क्वेश्चन करते कि यार तेरे को जब इंश्योरेंस कवरेज मिल ही रहा था तूने सेकंड हैंड पार्ट्स क्यों लिए। अरे भाई कितनी बार बताओ, कैशलेस नहीं था। अगर सब कुछ मैं नए पार्ट्स लेने जाता ना, तो जो टोटल बिल बनता पार्ट्स का केवल 8 से 9 लाख रुपए तभी बन जाता। 8 से 9 लाख रुपए पार्ट्स का बिल, और गाड़ी की आईडी भी मात्र 9 लाख। तब तो क्लेम मेरे को वैसे भी कुछ नहीं मिलता, इसीलिए सब कुछ मेरे को सेकंड हैंड लेना पड़ा। तो जो हेडलाइट्स मैंने सेकंड हैंड लिए थे वो लगभग मैंने 2 लाइट्स 23,000 के लिए थे। और किया के जो ओरिजिनल लाइट्स आते हैं, अगर मैं ओरिजिनल न्यू कंडीशन में लेने जाता तो लगभग 56 से 58,000 रुपीज़ मेरे को पड़ते न्यू लाइट्स के लिए। तो सेकंड हैंड मैंने 23,000 में लिए थे। तो उसने जब हेडलाइट का बिल देखा ना, वो मेरे को बोलता है लाइट्स आपने बहुत महंगे ले लिए। तो मैंने उनको बोला बेटा तुमको मालूम भी है ओरिजिनल लाइट कितने का आता है? बोला कितना? मैंने उनको बोला ये। वो बोलता है नहीं ऐसा तो आपको शायद पूरा क्लेम ना भी मिल सकता है, क्योंकि जब आप सेकेंड हैंड माल लेते हो तब कंपनी ऐसे ही कैलकुलेट करती है, सेकेंड हैंड का जो प्राइस है सेकेंड हैंड पार्ट का वो न्यू से 1/3 होना चाहिए। फिर मैंने उसको एक स्टर्न तरीके से ही बोला कि भाई देखो, उस टाइम गाड़ी मेरी डूबी थी, क्राइसिस सिचुएशन चल रहा था, तो उस वक्त मेरा मेन प्रायोरिटी था कहीं से भी पार्ट अरेंज करना। तो उस वक्त क्या मैं कैलकुलेटर लेके दुकान तो दुकान घूमूं कि मेरा ओरिजिनल पार्ट इतना है, फिर मेरे को 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आप महाशय मेरे को क्लेम दो। और तुम लोग ये जो बातें हैं, जब हम लोग पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं ये गाइडलाइंस, तब तुम लोग क्यों नहीं देते हम लोगों को? अब जब क्लेम लेने की बारी है मेरी, तब तुम लोग 1 by 1 मेरे को लिस्ट दोगे कि तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तब जाके तुमको क्लेम मिलेगा, है ना। तो शुरू में तुम लोग ये चीज़ क्यों नहीं बताते? और तुम लोग तो घटिया कंपनी हो, ना कैशलेस देते। अगर कैशलेस देते तब तो सेकंड हैंड का झंझट ही नहीं रहता, तब तो मेरा कोई हेडेक रहता ही नहीं। एक तो खुद अपनी जेब से पैसे भरो, दूसरा पार्ट्स भी खुद अरेंज करो, पूरा हेडेक खुद संभालो, और उसके बाद तुम लोगों का ये है ना। फिर ये सब करके मैंने उसको सुनाया, खूब सुनाया। फिर जो अपना, हाँ फिर सुनो, उसने मेरे को बताया था फाइनल इंस्पेक्शन के पहले कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना पड़ेगा, पैन, आधार, फिर जो अपना फाइनल बिल है ये, और जो एस्टीमेट है, क्योंकि गाड़ी जब आप वर्कशॉप में डालते हो तब एक एस्टीमेट बनाया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली इतना खर्चा आना चाहिए। फिर जब रिपेयरिंग स्टार्ट होता है उसके बाद एग्जैक्ट जो पिक्चर है वो पता चलता है कि और कौन कौन से पार्ट्स खराब हुए या फिर एग्जैक्टली कितना बिल आता है। तो एस्टीमेट से वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस भाई ने, जो इंश्योरेंस मेरा सर्वेयर है, उसने मेरे को शुरू में ही बता दिया था कि आप जो एस्टीमेट बनाओगे ना, जो अपना ओरिजिनल आपका असली बिल आएगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना। मतलब मेरा ओरिजिनल जो मेरा खर्चा आया था दैट वाज 3,44,000, तो एस्टीमेट उसने बोला कि आप लगभग 4 लाख का बनाइए। मैंने कहा ठीक है, ये उसने शुरू में बताया था। फिर जब एस्टीमेट मैंने सूरत ऑटो स्पा के ओनर को बोला कि आप थोड़ा सा बढ़ा के एस्टीमेट बना दो, क्योंकि सर्वेयर तो यही कह रहा है, तो उन्होंने लगभग एग्जैक्टली 4 लाख का ही एस्टीमेट बनाया था, जहाँ पे उन्होंने ऑब्वियसली नए इंजेक्टर, पूरा नया इंजन ब्लॉक भी उन्होंने एस्टीमेट में जोड़ दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली 4 लाख बनाना था। अब जब मैंने उनको एस्टीमेट का कॉपी दिया ना इंश्योरेंस सर्वेयर को, तब पता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है ये जो आपने एस्टीमेट बनाया है इसमें से जितने सारे पार्ट्स आपने लिखे हैं सारे पार्ट्स आपके गाड़ी में लगे हैं। तो मैंने बोला देखो बॉस, इसमें से कुछ पार्ट्स ऐसे हैं एस्टीमेट में जो कि मेरे असली में नहीं लगे हैं, और कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो कि एस्टीमेट में नहीं हैं जो कि गाड़ी में लगे हैं। फिर पता है वो पागल मेरे को क्या बोलता है? वो मेरे को बोलता है नहीं, एस्टीमेट में आपके फाइनल बिल में जितने सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं ना, वो सभी पार्ट्स आपके एस्टीमेट में होना ही चाहिए, नहीं तो क्लेम आपका पास नहीं हो सकता है। तो मैंने, तब मेरा दिमाग पूरा हो चुका था खराब। मैंने उसको सुनाया, खूब सुनाया। मैंने उसको बोला बेटा एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? एस्टीमेट का मतलब होता है एक अंदाज़ा, है ना। अंदाज़ा हम कब लगाते हैं? रिपेयर करने के पहले। एस्टीमेट का तो वही पर्पस हुआ कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी में ये पार्ट्स खराब हो सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एजम्पशन, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एन एस्टीमेट। जब आप असली में रिपेयर स्टार्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि और कौन से पार्ट्स एक्स्ट्रा लग सकते हैं, या फिर ऐसे भी कुछ पार्ट्स है जो हमने सोचा था कि खराब होगा बट खराब नहीं हुए। तो असली काम तो तब होता है ना। तो एस्टीमेट में ही अगर सब कुछ मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड दे दूं कि क्या हुआ है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एस्टीमेट एंड द फाइनल बिल? आप खुद बताओ, बात में लॉजिक है कि नहीं? फिर मेरे को बोलता है कि नहीं, आपको एक सप्लीमेंट्री एस्टीमेट भी फिर बनाना चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल फालतू की बात मेरे को लगी। क्लियरली समझ में आ रहा था दैट गाय वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट जस्ट टू समहाउ अवॉइड द एंटायर क्लेम प्रोसीजर। मतलब वो पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से क्लेम रिजेक्ट कर दो, गलती मेरे ऊपर डाल गया। बट मैंने उसको खूब सुनाया उस दिन, दिमाग फुल हो चुका था खराब। फिर क्या हुआ? फिर जो फाइनल बिल है ना, उसमें अपना जो टोटल लेबर अमाउंट था दैट वाज 50,000, 50,000 रुपए का अपना लेबर अमाउंट था। क्योंकि समझ ही सकते हो भाई, पूरी पानी में एक डूबी हुई गाड़ी,
उसमें लगभग गाड़ी, आपने तो सीरीज में देखा ही था, पूरी गाड़ी अपनी खुल चुकी थी, एक एक छोटा से छोटा पैनल खोला गया था, सारे सेंसर्स को चेक किया गया था, पूरी वायरिंग चेक की गई थी। तो लेबर खर्चा तो इसमें लगता ही है भाई, 50,000 तो मैं फिर भी कम कहूँगा, अगर किया मैं डालता तो तब तो लगभग 80-90 हज़ार का या फिर लाख रुपए तक का तो ये लोग लेबर ही लगा देते ना। फिर वो पागल मेरे को बोलता है आपका लेबर अमाउंट भी इसमें काफ़ी हाई है, तो इतना तो लेबर नहीं लगना चाहिए। तब मैंने उसको सुना है, पहली बात तेरे को ये गाड़ी टोटल लॉस करनी चाहिए थी, तेरे को मालूम भी है एक पूरी डूबी हुई गाड़ी को रिस्टोर करने में कितना मेहनत लगता है और कितने झंझट लगते हैं। आज की गाड़ियों में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, कितने सारे सेंसर्स होते हैं। मेरे को तो लग रहा है कि तूने कभी ऐसी टाइप की गाड़ी का रिस्टोरेशन देखा ही नहीं है, तू तो शायद ऑल्टो ओमनी से ऊपर बढ़ा ही नहीं होगा जिस तरह से तू बात कर रहा है। मैंने बोला तू सीधा जा अपने जो ओनर है उससे बातचीत कर, क्योंकि मेरे तो पैसे चले गए ना, अब तू मेरे को ये बोल रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, तो सीधा बात कर ओनर से। फिर वो गया है ओनर के साथ बातचीत करने में, मेरे साथ ही गया था। तो मैंने घुसते ही ओनर को बताया कि अपना जो सर्वेयर है तो वो बता रहा था कि लेबर काफ़ी ज़्यादा है, जो एस्टीमेट है उसमें सब कुछ होना चाहिए। तो अपने जो ओनर थे उनको मालूम नहीं था कि जो मेरा सर्वेयर है वो मेरे पीछे पीछे ही आया, उनको लगा कि वो कस्टमर था। तो ओनर के साथ मेरा काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तो उसने सर्वेयर को दिया था गाली। मतलब उसने बोला, मैंने जब बोला ना सर्वेयर बोल रहा है कि ये लगेगा वो लगेगा, तो ओनर बोलते हैं कि कौन डैश का बच्चा बोला कि वो लगेगा। मैंने बोला ये मेरे बाजू में जो खड़ा है। तो ये काफ़ी एक फ़नी मोमेंट था। तो अब तक वीडियो काफ़ी हीटअप भी चल रहा था, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा माहौल को लाइट कर दूँ। तो फाइनली ये सब करके उसने बोला मेरे को, वो जो सर्वेयर है, कि ठीक है मैं सारा डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेता हूँ और मैं अपना फाइनल रिपोर्ट तैयार करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक CKYC दूंगा, क्योंकि आपका जो क्लेम अमाउंट है वो 1 लाख से ऊपर है, इसीलिए CKYC पे आपको साइन करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा जो क्लेम है वो मिल पाएगा। अब पूरा क्या, वो लोग तो टालने की कोशिश करेंगे, मेरे को तो लगता नहीं कि जो मेरा एग्जैक्टली 3,44,000 रुपीज़ खर्च हुआ है, अगर 3 लाख तक भी मिल गए तब भी मैं कहूँगा कि भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो इनका एटीट्यूड मैंने देखा था ना, इट्स डिफ़िकल्ट मैन। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप भी किसी कंपनी से अपना इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवा रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये देखो कि भाई आपका कैशलेस है या फिर नहीं। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ये कैशलेस पॉलिसी से दूर मत जाओ, झंझट बहुत ज़्यादा आपका ही है भाई। जो मैंने खुद झेला ना, मैं नहीं चाहता कि और किसी को इस चीज़ से गुजरना पड़े, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू ही बता दूं कि ये इंश्योरेंस कंपनी लोग कितने बड़े वो होते हैं। पैसे लेने के वक्त अलग बिहेवियर और देने के वक्त टोटली इनका अलग बिहेवियर। तो 100% यही कोशिश करना कि कैशलेस पॉलिसी पे जाना, और हमेशा देखना कि आपके जो नियर बाई गराजेज है, चाहे आप ऑथराइज वर्कशॉप से काम करवाते हो या फिर मेरी तरह किसी बाहर गराज से काम करवाते हो जहाँ पे आपका अच्छा इक्वेशन है, वहाँ पे कैशलेस सर्विस हो। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, मैं तो हूँ ही, मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था, दिए हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, बिल्कुल आपको मैं हेल्प करके देने वाला हूँ। तो यही था वीडियो। बहुत लोग आप में से पूछ रहे थे कि इंश्योरेंस का क्या सीन है, मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको बता दूँ कि भाई ये एग्जैक्टली सीन है। अगर आपका भी ऐसा ही कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस रहा होगा अपने इंश्योरेंस के साथ, तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि कैसा एक्सपीरियंस था, कौन सी कंपनी के साथ एक्सपीरियंस था, और फाइनली आपको क्लेम मिला या फिर नहीं, ताकि बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। अपनी सेल्टॉस पे नेक्स्ट और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा 100% उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।